किसी का हार्ट ब्लॉकेज 20 to 30% तक पहुंच जाता है, तो क्या वो दवाइयों से ठीक हो सकता है? ठीक नहीं तो अगर वो गायब नहीं हो बट वो कंट्रोल हो सकता है, इसको माइनर ब्लॉकेज कहते हैं। सर, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए सुपर फूड क्या है? एक शुद्ध, संयमित और टाइमली भोजन इज इम्पोर्टेंट। तो क्या हेल्दी हार्ट के लिए बॉडी वेट को मेंटेन रखना इम्पॉर्टेंट है? इसको आप कैसे देखते हैं, मिथ या फैक्ट? इट्स अ फैक्ट, अ वेरी अंडररेटेड फैक्ट। सर, ये कहते हैं कि जिन बच्चों को दिल में छेद होता है तो उनको चिकन खिलाना चाहिए, उससे वो हील हो जाता है। इस क्रम के जो आप मुझे एक सरप्राइजिंग ज्ञान दे रहे हैं, उसका एक और ये पहलू है, मैं ये कहूँगा। उसमें कुछ भी कर लें, कुछ खिला लें, कुछ दवाई कर लें, जो एक आर्टिफिशियल एक डिफेक्ट है, उसको आप आर्टिफिशियली इन चीज़ों से नहीं दूर कर सकते। तो ये दिल में जो छेद हो जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेज जो पैदाइशी, उनका कोई इंसिडेंस बढ़ा नहीं है। किसी को कार्डियक अरेस्ट हो या फिर हार्ट अटैक आ जाए, प्राइमरीली हमको क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड क्या करना चाहिए हॉस्पिटल पहुंचने तक? All you can do is take him earliest to the hospital, call an ambulance, don't try any heroics. Sorbitrate अगर किसी के पास पड़ा हो या immediately कहीं से अवेलेबल हो सके तो वो ज़बूत ज़बान के नीचे आप दे सकते हो, बट नथिंग दैट यू कैन डू या आप कुछ ऐसा कर दें हीरोइक। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे आपके दिल के बारे में। दिल को कितना स्वस्थ रखना ज़रूरी है हम सभी जानते तो हैं, लेकिन इसे स्वस्थ रखते नहीं हैं, रख नहीं पाते, पता नहीं होता कि कैसे रखना है। और आज के इस एपिसोड में इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। और आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों हो रहा है, सब कुछ जानेंगे, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर BS विवेक जी, जो कि सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ उपस्थित हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आइए उनका स्वागत करेंगे, चर्चा को शुरू करेंगे, पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, एक बहुत शानदार पॉडकास्ट आपके साथ होने वाला है हमारा। जैसा अंशिका ने शुरुआत में बताया, आज के पूरे प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं दिल को लेकर। ये कहते हैं ये दिल है कि मानता नहीं। अगर ये सही नहीं है तो ज़िंदगी स्टॉप हो जाती है। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं सीनियर, और बहुत सारे केसेस आपके पास दिन भर में आते रहते हैं। तो मेरा सीधा पहला सवाल आपसे यही है कि एक्चुअल में हार्ट अटैक क्यों आता है, इसके पीछे की वजह क्या है? हार्ट अटैक, हार्ट एक पंपिंग मसल है जिसका काम पूरे शरीर को खून फेंकना है। इस काम के लिए ऊपर वाले ने 3 आर्टरीज दी हैं उनको, क्योंकि इस निरंतर काम करने में उसको जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए, ब्लड चाहिए खुद को, वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए। बाकी जितने भी मसल्स ऑफ द बॉडी हैं उनसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी इस मसल का ऑक्सीजन का सप्लाई पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट होना ज़रूरी है। ये 3 नसें हार्ट को खून देती हैं, फिर हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन ग्लूकोज मिलने पे हार्ट पूरे शरीर को खून फेंकता है। इन नसों में कई कारणों से, कुछ कारण अभी तक ह्यूमन साइंसेस को पता नहीं चले, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स कहे जाते हैं। कुछ कारणों से इन नसों में चर्बी, ब्लॉकेज, कचड़ा जमने लगता है। ये बहुत ही स्लोली प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, बहुत ही धीमे धीमे कई सालों में कुछ इस किस्म से वहाँ का जमाव बढ़ता चला जाता है कि सप्लाई धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। एक सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ ब्लॉकेज के बाद, जिसको हम करीब करीब 70 to 75% का डायमेंशन लेके चलते हैं दुनिया भर में, उसको हम मेजर ब्लॉकेज के रूप में जानते हैं। जो ब्लॉकेजेस मेजर डेवलप हो गए हैं ओवर द ईयर्स, वो एक स्टेज के आने के बाद अचानक बंद होने का एक टेंडेंसी रखते हैं। अगर कोई नाले में कचड़ा जम गया है और वहाँ आकर के जो रास्ता कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, कोई कंकड़ आके अटक जाता है, सो वो इंस्टेंटली आगे का एक बूंद भी पानी या खून आगे बढ़ने से रोकता है। और हार्ट के मसल्स को क्योंकि हर सेकंड खून चाहिए, अगर आपने किसी वजह से कोई क्लॉट जमने से, मेजर ब्लॉक आर्टरी में कोई क्लॉट जाके जम गया और खून का एक कतरा भी ब्लड का हार्ट के मसल्स को नहीं मिलेगा, सो हार्ट के मसल्स को तकलीफ़ होगी, क्योंकि उनको तो रुक नहीं सकते, उनको तो निरंतर काम करना है, और उनको काम करने के लिए जो ऑक्सीजन है वो आपने कट ऑफ कर दिया है। सो इस तकलीफ़ को चेस्ट पेन के रूप में या हार्ट अटैक के रूप में जाना जाता है। सर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है?
कार्डियक अरेस्ट एज द वर्ड सेज में पूरी सारी एक्टिविटी हार्ट की बिल्कुल रुक जाती है। सो यस, मैक्सिमम टाइम्स हार्ट के नसों के ब्लॉक होने से अरेस्ट होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हार्ट के नसें ब्लॉक हों तभी अरेस्ट हो। अरेस्ट का मतलब है दैट इज़ द फाइनल एंड अल्टीमेट इवेंट। अटैक कई बार हमें मौका देता है कि हम हॉस्पिटल तक पहुँचें और वहाँ पे एक उचित इलाज इमीडिएटली हमें मुहैया कराया जाए, बट कार्डियक अरेस्ट मीन्स द एक्टिविटी जो हार्ट की है वो अरेस्ट हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। उसको हम कार्डियक मसाज से रिवाइव करते हैं अगर आउट ऑफ हॉस्पिटल हुआ है। इन हॉस्पिटल में कई किस्म की दवाइयाँ, वेंटिलेटर की चीज़ों से हो जाता है। सो अरेस्ट डेफिनेटली इज़ द मोर सीरियस फॉर्म। अटैक से भी अरेस्ट होता है और कई बार रिदम की प्रॉब्लम से भी हार्ट का अरेस्ट होना पाया गया है। सर, अभी जो इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के, ज़्यादातर युवाओं में देखा जा रहा है। युवाओं में हार्ट अटैक का ये रीज़न जो बन रहा है, क्या रीज़न आपको लगता है कि हो सकता है? थोड़ा मैं इस धारणा को करेक्ट करना चाहूँगा। जी। ज़्यादातर युवाओं में नहीं हो रहा है, अभी भी ये डिजीज़ ऑफ द एल्डरली ही है। ओके। इसको ऐसे समझा जाए कि जो प्रपोर्शन थे युवाओं में, पहले अगर 10% लोगों में ये बीमारी 45 साल से कम उम्र में पाई जाती थी, अब वो बढ़ के इंडिया में स्पेशली करीब 20% या उसके आसपास पाया जाएगा। अच्छा। 80% स्टिल ये बीमारी बड़ों की ही है, उम्र के साथ बढ़ने वाली ही है। ओके। जो कम उम्र में लोगों को अटैक की चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसके कई कारण पाए गए हैं। हमारे देश में जो कल्चरल चेंजेस आए हैं पिछले कुछ दशकों में, वो पाया गया है कि हमारी जो आनुवांशिक जो बनावट है, हमारी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, वो फैमिन ओरिएंटेड है। हमारे शतकों से हमारे जीन्स कुछ इस तरीके से ऑल्टर्ड थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कि भूखमरी से ज़्यादा लोग मरते थे। अब पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से कल्चरल चेंजेस आए हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट लोड उसी शरीर के उन्हीं जीन्स को डील करना पड़ रहा है फास्ट फूड के रूप में, और सारी जो और भी जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं वो हमारा स्पेशली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। रिसर्च तो बहुत चल रहा है, अभी पूरा अनुसंधान कंप्लीट नहीं हुआ है, बट वन ऑफ द फैक्टर्स इज़ जेनेटिक। दूसरा, जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, यंग ऑनसेट डायबिटीज़, इन चीज़ों का जो वो भी लाइफस्टाइल से ही हैं सारी की सारी चीज़ें, वो चीज़ें क्योंकि बढ़ती जा रही हैं तो वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के कम उम्र में होने का, ऑब्वियसली उनका प्रोपोर्शन भी बढ़ता जा रहा है। बहुत से, जैसे अभी यूथ की बात करी है हमने, तो यूथ में से मैं अगर आता हूँ तो बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे सर, इस टाइम पे चल भी रहे हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम के अंदर हैं, वेट लिफ्टिंग हो रही है, एकदम अचानक से वो गिर जाते हैं, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। कोई पार्क में जॉगिंग कर रहा है तो वहाँ पे वो डेथ हो जाती है। तो ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी हेल्थी लाइफ के लिए, बट वो एकदम से हार्ट अटैक क्यों आ जाता है? ये भी मैं कहूँगा एक मिथ ही है कि ये अब हो रहा है कि ये यंग स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, पहले भी होता था। बट यस, कुछ कारण ऐसे पाए गए हैं, जैसे जैसे रिसर्च है जो हो रहा है उसमें, कि हार्ट के मसल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, हार्ट के नसों की ब्लॉकेज की कम होती है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि यंग कॉम्पिटिटिव एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में करने वाले लोगों में पहले भी फ्रॉम टाइम मेमोरियल ये पाया जाता है कि ये एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज में, जिसमें कि सडन डेथ कॉम्पिटिटिव एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में होता है। इसके मसल्स इतने थिक होते हैं कि इनके एक वीटी वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया वो इनिशिएट कर सकते हैं, जो सडन डेथ का कारण हो सकता है। दूसरा कारण डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, यंग एज में ये इंसिडेंस बढ़ता चला गया है नाड़ियों के ब्लॉकेज का। बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड साइलेंट किलर्स, क्योंकि ये हमें पता नहीं चलने देते। कुछ देशों में एडवांस्ड जो कंट्रीज़ हैं उनमें तो कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में यंग एज में लोग जाते हैं तो उनकी एक बाकायदा स्क्रीनिंग होती है, जो हमारे देश में शायद लैकिंग है, जिसमें उस पर्टिकुलर मसल की प्रॉब्लम को आराम से एक एको टेस्ट से 5 मिनट के ऊपर वाले एक टेस्ट से उसमें अंदर जाने की, डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन बच्चों को इस तरह के स्पोर्ट्स में जाने से
मना कर सकते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि टेस्ट करना होता है कि ओवरऑल हेल्थ किस तरह की है। एक मैंने सुना था टीएमटी मेथड है या ट्रेडमिल जो टेस्ट है उसके बारे में बात की जाती है, क्यों किया जाता है और इससे क्या पता चलता है? क्योंकि बीमा कंपनियां आजकल ये सब कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनियां कर रही हैं। रेलेवेंट क्वेश्चन है। ट्रेडमिल टेस्ट का एक सिंपल प्रिंसिपल है कि हार्ट के मसल्स का डिमांड बढ़ाना। अगर हम डिमांड सप्लाई की बात जो मैंने पहले भी की थी कि अगर हार्ट के नसों में ब्लॉकेज है तो सप्लाई ऑब्वियसली कम जा रहा है हार्ट के मसल्स को। अब हार्ट के मसल्स का डिमांड कम है, जैसे हम बैठे हैं, हार्ट को कम मेहनत करनी है और सप्लाई कम है तो काम चल जाता है। अगर इन हार्ट के मसल्स को हम तेज़ी से चलाएं, डिमांड बढ़े, उस वक्त सप्लाई शायद उतना सफिशिएंटली ना मिले और तकलीफ़ हो। सो जो छुपी हुई बीमारी है वो उजागर हो जाती है अगर हम डिमांड सप्लाई का मिसमैच आर्टिफिशियली क्रिएट करें। सो ट्रेडमिल टेस्ट का सिंपल प्रिंसिपल यही है कि हम हार्ट के मसल्स का डिमांड बढ़ाते हैं। जब जो इंसान चलता है तो उसके हार्ट की धड़कन बढ़ती है, उसका डिमांड बढ़ता है। अगर कोई छुपी हुई बीमारी सप्लाई की कमी है तो वो उजागर होती है और उसको ईसीजी और तकलीफ़ों से पकड़ा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट की सेंसिटिविटी अनफॉर्चुनेटली कम है, ये करीब 65 से 70% में एक्यूरेट माना गया है। 30 से 35% लोगों में प्लेन ट्रेडमिल टेस्ट फॉल्सली पॉजिटिव या फॉल्सली नेगेटिव हो सकता है, मतलब कि बीमारी नहीं है फिर भी ट्रेडमिल टेस्ट हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे सकता है। सो ये धीरे धीरे एक ऑब्सोलीट टेस्ट होता चला जा रहा है जब हम एक सिर्फ सिंपल ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट के सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए उसको इको के साथ कंबाइन किया जाता है या थैलियम के साथ कंबाइन किया जाता है, जिसमें कि बीमारी अगर उभर के आए तो उसको और एक्यूरेटली पकड़ा जाए। इसको स्ट्रेस इको या स्ट्रेस थैलियम के रूप में जाना जाता है। सो ट्रेडमिल टेस्ट का प्रिंसिपल तो अच्छा है बट वो धीरे धीरे लो एक्यूरेसी की वजह से फेवर नहीं करते हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट। सर, ब्लॉकेज का कैसे पता लगता है कि नॉर्मल इंसान को कैसे पता लगे कि उसके हार्ट में ब्लॉकेज शुरू हो चुकी है या कौन सी स्टेज पर है, लाइक कितनी % हो चुकी है, जिससे वो पहले से ही मतलब सावधान रहे, सतर्क रह सके? अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन साइंस के पास इस रेलेवेंट सवाल का कोई डेफिनेट जवाब नहीं है। अच्छा। इस बीमारी के साथ दुविधा यही है कि ये साइलेंट किलर है, ये धीरे 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 पनप रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भूचाल जब अंदर सतह के नीचे बन रहा हो, आप बाहर से नहीं कह सकते कि इसमें कुछ फटने वाला है। समथिंग लाइक दैट टू एग्जाम्प्लीफाई, अगर कोई वॉल्केनो अंदर जम रहा है तो आप ऊपर से सतह से कहना मुश्किल होता है। फिर भी इसको हम कुछ रूप से अगर हम सजग रहें तो हम समझ सकते हैं। एक तो लक्षण, अगर किसी को चलने से भारीपन होता है या चलने से कोई भी तकलीफ होती है, चलने का मतलब वही जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो रहा है, तो छुपी हुई बीमारी उभर के आ रही है। सो चलते वक्त अगर होठ से लेके नाभि के बीच में कहीं भी कोई भारापन या कोई वजन या कोई अबनॉर्मल सेंसेशन, घुटन जैसा महसूस हो जो रुकने से आराम मिल जाए, इसको कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं। कभी इवन समटाइम्स जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को उतना गौर से या उतना ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। एक्सर्शनल सिम्टम अगर कुछ होने लगे सो यू मस्ट कंसल्ट, क्योंकि ये एक लक्षण हो सकता है हार्ट की। इसको एंजाइना शब्द से जाना जाता है एंड एंजाइना इज़ अ वार्निंग सिग्नल। लक्षणों के बियॉन्ड अगर हम चलें तो जैसे आपने अभी ट्रेडमिल की जिक्र किया या स्ट्रेस थैलियम या स्ट्रेस एको, मतलब हम जोर लगाएं और आर्टिफिशियली हार्ट के ऊपर एक जोर देके एक सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें कि हम उस मिसमैच को, डिमांड सप्लाई को पकड़ सकें। बियॉन्ड दैट अगर फिर भी हमें लगता है कि बीमारी हो सकती है और हम कंफर्म करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, स्मोकर हैं, डायबिटिक हैं, इनमें ब्लॉकेजेस होने की गुंजाइश ज़्यादा है और हम जानना चाहते हैं कि ब्लॉकेज है कि नहीं, बट हमें एंजियोग्राफी एक डेफिनेट आंसर देता है। उसका एक सीटी स्कैन द्वारा एंजियोग्राफी का भी एक चलन है अब, जिसमें आपको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सीटी स्कैन में आप आमतौर पे लेटते हैं, 5 मिनट में वो टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। सो लक्षण, टीएमटी स्ट्रेस इको, स्ट्रेस थैलियम और सीटी एंजियोग्राफी, ये 3 तरीक़ों से आप इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। सर, कहा जाता है, मैंने एक कोट सुना था, आई एम नॉट श्योर इट इज़ राइट और रॉन्ग, कि जब हार्ट को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता वो ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता और ऐसी सिचुएशन में हेलुसिनेशन होने लगती है, लोगों को भ्रम होने लगता है। क्या ऐसा हो पाता है?
ये पार्शली करेक्ट है, क्योंकि अगर हार्ट पंप कम करेगा तभी ब्लड ब्रेन को या किसी भी वाइटल ऑर्गन को कम जाएगा। और अमंग्स ऑल वाइटल ऑर्गन्स ब्रेन इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। हार्ट ही सबको ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्लड सप्लाई कर रहा है। सो हार्ट की पंपिंग चलती रहे तो सिर्फ ब्लॉकेज से ये सेंसेशन नहीं होता। अगर हार्ट डैमेज हो जाए, कोई अटैक हो जाए, अब हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो गई है और फोर्सफुली वो हार्ट ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है, सिर्फ उस कंडीशन में सारे ऑर्गन्स को ब्लड कम जाएगा। सो हैलुसिनेशन इज़ अ डिफ़िकल्ट टर्म टू यूज़, बट यस, लैक ऑफ ऑक्सीजन से डिजीनेस, बेहोशी, कमज़ोरी, इस तरह के सेंसेशंस आते हैं। हैलुसिनेशन इज़ स्लाइटली डिफरेंट टर्म। वो होता है कि जो चीज़ें वास्तविक नहीं हैं उसका इमेजिनेशन को हैलुसिनेशन कहते हैं। सो इफ़ वी डोंट यूज़ द वर्ड हैलुसिनेशन, यस, डिजीनेस, सिनकपी से ना जाना जाता है इसको, मूर्छा कह लें, कि ब्रेन को कम ब्लड गया और कमज़ोरी आई और इंसान गिर गया। सो दैट कैन बी पॉसिबल, बट ओनली इफ़ द पंपिंग ऑफ द हार्ट हैज़ बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, कहते हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है उन्हें सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। ये मिथ है या फैक्ट है सर? As far as my knowledge goes, ऐसा it's just a myth. ओके। So it's not the blood group which decides your propensity to get an attack. There are so many other risk factors, but मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ब्लड ग्रुपिंग से भी ये चीज़ें होती हैं। कि बहुत ज़्यादा लोगों में मिथ है इस चीज़ को लेकर ना, सोशल मीडिया पे। एंड डेफिनेटली इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। समटाइम्स कुछ फैक्ट्स नहीं होते, वो कहीं किसी रिसर्च में एक पेपर पब्लिश होता है और उसको लोग फिर वो प्रोपोगेट हो जाता है और एक हाइप बन जाता है उस चीज़ का। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ब्लड ग्रुप को हार्ट अटैक के रिस्क से ना जोड़ा जाए। सर, जैसा कि अभी आपने ब्लड की हम बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि कहा जाता है कि कॉफ़ी अगर आप पी लेते हैं तो ब्लड प्रेशर अगर आपका लो हो रहा है तो वो मेंटेन हो जाएगा। क्या उससे हार्ट को कोई परेशानी हो सकती है? नहीं, कॉफ़ी के साथ भी कई भ्रांतियाँ हैं। कॉफ़ी अपने आप में ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ाता है, बट ट्रांजिएंटली, सिर्फ कुछ समय के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसका डायरेक्ट हार्ट के ऊपर कोई असर नहीं आता। इनफैक्ट कॉफ़ी या कॉफ़ी बीन्स में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं। सो ये कहना कि कॉफ़ी से कोई हार्ट को नुकसान होगा, दैट इज़ रॉन्ग। ये सिर्फ उन लोगों में जिसमें ब्लड प्रेशर गिर रहा हो, उसमें ट्रांजिएंटली कुछ समय के लिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है, विच एक्चुअली इज़ ए बेनिफिशियल थिंग फॉर द हार्ट। सर, जो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, ये भी कहा गया है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ आज की डेट में सर चल रहा है, हर चीज़ लोगों को वहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये क्या है, सही है, क्या गलत। तो मेरा सवाल सीधा यही है कि जो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, क्या उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है या वेज खाने वालों को नहीं होती? मिथ या फैक्ट, इस पर थोड़ा सा बताएं। इट्स मोस्टली ए मिथ, बट येस, टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस इज़ ट्रू कि शाकाहारी भोजन शरीर के लिए, हार्ट के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल है। इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको अटैक नहीं होगा, या अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आपको अटैक होगा ही। ये पाया गया है कि पहले तो डाइट का कोलेस्ट्रॉल से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। सो अबाउट 60 to 70% हार्ट की या ब्लॉकेजेस या जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनता है वो लिवर के मेटाबॉलिज्म पे, आपके अनुवांशिक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। सो इसीलिए कई लोग जो बहुत ज़्यादा खाते पीते रहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जो बहुत ही सात्विक जीवन बिताते हैं उनको भी अटैक हो सकता है। सो दैट इज अटैक ऑलमोस्ट हम ये सुनते हैं, सर देखते भी हैं कि अधिकतर ना रात में सोते हुए में लोगों को जो एजेड होते हैं अटैक तब आता है, वो क्या कारण है सर? दैट इज़ ट्रू। किसी भी बीमारी के ना डायरनल साइकिल्स होते हैं, वो 24 घंटे में कुछ चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा रिस्क रखती हैं पनपने की। वो ब्लड प्रेशर हो या हार्ट अटैक हो। ये पाया गया है कि अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम 3 और 2 AM टू अबाउट 6 AM ये शरीर के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो डायरनल साइकिल की वजह से प्रीडिस्पोज करते हैं हमारे शरीर को कि क्लॉट्स, थिकनिंग ऑफ ब्लड हो, क्लॉट बने या ब्लड प्रेशर शूट करे। सो स्ट्रोक्स या हार्ट अटैक्स डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैंने अभी एक रील देखी थी, मुझे नहीं पता है ठीक है या नहीं, कि अगर किसी को हम मारना चाहते हैं तो उसे पनीर खिला दो
पनीर खाने से उनके हार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, डाइजेशन में जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद जब ब्लड वहाँ तक पहुँचेगा तो हार्ट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या ये ठीक है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के ज्ञान से हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि ये सब मेरे लिए एक नए नए तथ्य हैं। आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसा भी होता है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पनीर खाने से किसी को हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिनेटली नॉट। कोई फूड आइटम, जहर छोड़ के कोई भी फूड आइटम इस तरह के कोई सिचुएशन को क्रिएट नहीं कर सकता। सर इन्हीं सारी मिथ्स को क्लियर करने के लिए पॉडकास्ट की सीरीज़ रखी गई है, सो दैट कि आपसे बहुत हमें नॉलेज मिल सके। और बहुत सी बार एक चीज़ आपने भी आई थिंक नोटिस की होगी, आपके पास इतने केसेस आते हैं जब ऑयल की बात आती है ना, कि अगर हम अपने खाने में किस तरह का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो ऑयल्स पे बहुत सारा हम देखते हैं लिखा रहता है हेल्दी ऑयल। क्या सच में वो हमारे हार्ट के लिए हेल्दी होता है? एक सिंपल सा है, दैट कुड बी मार्केटिंग गिमिक्स। हम लोग इसके बारे में तो नहीं कह सकते गिमिक्स सही है कि नहीं है, किस पर्टिकुलर कंपनी ने क्या लिख के भेजा है। बट एक सिंपल सी बात होती है कि जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, जिनको या किसी ऑयल को बार बार खदकाया जाता है, बार बार उबाला जाता है, उसमें वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे बचना चाहिए। कच्ची घानी का तेल, द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट अवेलेबल, इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स। फैंसी ऑयल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। रिफाइंड से डेफिनेटली बचें। कोई ऐसा फूड आइटम जिसको खदकते तेल में बार बार बनाया जा रहा है, उससे बचें। देयर इज़ नो एंड टू फैंसी ऑयल्स, ऑलिव ऑयल एंड दिस ऑयल एंड दैट ऑयल। बट एक आम आदमी के लिए अगर वो कच्ची घानी का, सरसों का तेल यूज़ कर रहा है, तो इट इज़ सफिशिएंटली गुड एंड इज़ एज कंपेरेबल टू एनी ऑफ द फैंसी ऑयल्स। सर लोग ऑलिव ऑयल में पूड़ियाँ तल के खा लेते हैं। डेफिनेटली। सो वो दे फील कि दे आर सेफर, बट इट इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन ऑयल्स। एज लॉन्ग एज अगर आप कच्ची घानी का तेल भी खा रहे हैं और बाकी शरीर के को इज्जत दे रहे हैं आप जो उसको चाहिए, तो आपके सिर्फ ऑयल से ये चीज़ें नहीं बदलती। सर एक मिथ और मैं क्लियर करना चाहूँगा आपसे। जैसे हम ये जानते हैं कि शुगर को जेनेटिक कहा जाता है, कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी फैमिली में किसी को रही होगी, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या हार्ट अटैक भी जेनेटिक होता है? ये मिथ है या ये फैक्ट मानेंगे? काफ़ी हद तक मिथ है, अभी तक काम चल रहा है। येस, देयर आर सर्टन जीन्स जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, बट उनकी इसको कहते हैं इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन। अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम हुई है किसी के फादर को, डजेंट मीन कि डेफिनेटली उसको, क्योंकि वो जो जीन्स पास ऑन होते हैं 100% उनकी एक्सप्रेसिविटी नहीं आती है। सो जेनेटिक टेंडेंसी अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द नोन रिस्क फैक्टर्स, बट दैट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। कई बार कई लोगों को हार्ट अटैक कम उम्र में होता है, बट उनके भाई बहनों को कुछ नहीं होता, वो पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं बगैर कुछ। सो आउट ऑफ द मेजर 6 to 7 रिस्क फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री, दैट टू ऑफ प्रीमेच्योर हार्ट अटैक। प्रीमेच्योर का डेफिनेशन है 65 एज से नीचे फीमेल्स में एंड 55 से मेल्स में। अगर प्रीमेच्योर हार्ट अटैक हुआ हो तभी हम जेनेटिक टेंडेंसी मानते हैं। उनको कहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ेगा, बट देयर इज़ नो नीड टू फियर कि इनको तो होना ही होना है। बहुत सारे सवाल हैं सर, बहुत सारे मिथ्स आपसे क्लियर करने हैं। सर आपसे बहुत सारे मिथ्स क्लियर करने हैं। इसी जो कड़ी है मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के समय में जब हम युवाओं की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांसें फूल जा रही हैं, जैसे कि आपने बताया था। लेकिन वो हम जो सिचुएशन देखते हैं वो सीनियर सिटीजन्स में देखते हैं। आजकल जो हमारी उम्र के लोग हैं, हमसे छोटे बच्चे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सांसें फूल जाती हैं, 5-10 मिनट तक कुछ बोल भी नहीं पाते कि अभी तो मुझसे बात मत करो। तो क्या ये एक साइन है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट बीमार हो रहा है, परेशान हो रहा है? मोस्टली जिस पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं उनकी एक दिनचर्या कुछ अजीब सी हो गई है। भगवान ने जब हमारे शरीर की रचना की थी तो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि हम शरीर को रात के 1 बजे 2 बजे तक जगा के रखें, 3 बजे तक जगा के रखें। जिस किस्म का खान पान का हम सेवन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि बॉडी की रचना इस कंडीशंस को झेलने की नहीं है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डीकंडीशनिंग। पूरा दिन लोग अपने चेयर्स पे बिताते हैं, कंप्यूटर के सामने बिताते हैं, और शरीर को आदत नहीं रह जाती, मसल्स को आदत नहीं रह जाती। वी वर अ हंटिंग एनिमल वन टाइम, और हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा शरीर चलने फिरने और शारीरिक व्यायाम में के लिए डिज़ाइंड है। अब हमारा मन ज़्यादा चलता है, शरीर कम चलता है। और अगर शरीर को हम कभी फिर चलाना चाहें, उसको चाइल्डहुड या यंग ऑनसेट ओबेसिटी कह लें, सेंट्रल वेट बढ़ने लगा है लोगों का,
इस जनरेशन, कमिंग जनरेशन में जो हमारे जनरेशन में स्पोर्ट्स को अहमियत दी जाती थी, एक्चुअल फिजिकल स्पोर्ट्स, नॉट गेमिंग एज इन कि हम काउच पोटैटोज़ की तरह बैठे रहते हैं। सो कोई शरीर जिसको आपने महीनों और सालों तक बिठा के रखा है, अगर आप उसको कहो कि आप चलो, सीढ़ियाँ चढ़ो, तो डीकंडीशनिंग इज़ द मेजर कॉज ऑफ सच ब्रेथलेसनेस। यस, कार्डियक प्रॉब्लम्स का एक लक्षण होता है, बट देन फर्स्ट यू हैव टू रूल आउट कॉमनर कॉजेज ऑफ लाइफस्टाइल एंड डीकंडीशनिंग, एंड देन यू गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। सर, कहाँ पर हमें साइन मिलने लगता है कि हमें कब कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? साइंस का जैसे फिर से मैं यही बात कहूँगा कि ये वो लक्षण चलने से कोई तकलीफ हो, ओके यू हैव टू बी कॉशियस, ओके एंड स्पेशली उन लोगों को जिनमें एक भी रिस्क फैक्टर्स हो। अगर मैं रिस्क फैक्टर्स को दोबारा गिनाना चाहूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ऑडियंस, डायबिटीज़, स्मोकिंग सबसे ऊंचा दर्जा रखते हैं रिस्क फैक्टर्स में। यंग ऑनसेट पीपल जो स्मोक कर रहे हैं, सो ब्रेथलेसनेस जो आप पूछ रहे थे पिछले सवाल में जाऊँ तो सांस का फूलना स्मोकिंग की वजह से, लंग्स की वजह से भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कि हार्ट से ही हो। सो यस, डायबिटीज़, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल लेवल स्पेशली एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है, अगर वो बढ़ा हुआ हो, या ब्लड प्रेशर और सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, तो अगर रिस्क फैक्टर्स हैं और चलने में तकलीफ हो रही है, डेफिनेटली इट्स अ वार्निंग सिग्नल। और आपको अगर इस चीज़ जानकारी होगी तभी आप जाकर के एक मेडिकल हेल्प सीख करोगे, अदरवाइज़ ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और आप भी, और इवन समटाइम्स आपके फिजिशियंस भी इसको गैस और कई चीज़ों का नाम देकर इसको टालते रहेंगे टिल समथिंग सिनिस्टर हैपन्स। सर, गैस के जैसे आपने भी बात करी है, तो बहुत सी बार लोगों को नहीं पता लग पाता है कि एसिडिटी का पेन है या उनको अटैक आने वाला है, तो सिम्टम्स कैसे पहचाने, इन दोनों का कंपैरिजन कैसे कर सकता है कोई? अगेन आप सही कह रहे हो, कई बार डिफ़िकल्ट होता है हम लोगों के लिए भी, बट कुछ मोटे मोटे नियम हैं। गैस की प्रॉब्लम को खाने से रिलेशन होता है। अगर आप सोचोगे और ध्यान रखोगे तो लगेगा कि हाँ, या तो ज़्यादा देर खाली पेट रहने के बाद ये तकलीफ़ हुई, या कुछ अनाप शनाप खाने से या हैवी मील लेने से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड, ये प्रॉब्लम अगर चलने से बढ़ने लगे तो ये हार्ट की तरफ का इंडिकेशन ज़्यादा जानता है। नॉर्मली गैस चलने से रिलीज़ होता है और आपको बेहतर महसूस होगा। सो एक्सर्शनल डिस्कम्फर्ट बढ़ने लगे तो डेफिनेटली ये हार्ट की तरफ टिल्ट करता है। एक्सर्शन से गैस रिलीज़ हो और आप बेहतर फील करने लगे और खान पान से इस चीज़ का संबंध हो तो गैस की तरफ ज़्यादा इसका, बट समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। कहते हैं हाथ भी सुन्न होने लगता है अगर हार्ट अटैक का पेन हम। सो सुन्न होना वन ऑफ द मैनी तरीके हैं, बट अगेन ये हमेशा नहीं होता। स्पेशली लेफ्ट आर्म में सुन्नपन हो, भारापन हो, कोई भी अबनॉर्मल सेंसेशन हो जो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये दिस इज समथिंग अननेचुरल। स्पेशली इन द लेफ्ट आर्म रेडिएशन कहा जाता है। स्पेशली इसका जो अंदर वाला एरिया है, इसमें अगर कुछ झंझनापन, सुन्नपन या भारापन लगे स्पेशली चलने से, सो दैट गोज मोर टुवर्ड्स अ कार्डियक प्रॉब्लम। सर, अगर हमारे सामने किसी को कार्डियक अरेस्ट हो या फिर हार्ट अटैक आ जाए, प्राइमरीली हमको क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड क्या करना चाहिए हॉस्पिटल पहुंचने तक में? इसमें अनफॉर्चुनेटली जो एक टैबलेट होता है सॉर्बिट्रेट के रूप से सबसे कॉमनली अवेलेबल है, वो अवेलेबल हो आसपास के किसी, बिकॉज फिजिकली आप अनटिल अनलेस पेशेंट को अरेस्ट हो गया, जो मैंने पहले बताया था, कोलैप्स कर गया, तब तो आपको एक पंपिंग करके माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे करके रिवाइव कर सकते हो। बट अगर अटैक अरेस्ट में नहीं बदला है, सिर्फ तकलीफ हो रही है बट इंसान अच्छा खासा चल फिर रहा है, तो ऑल यू कैन डू इज़ टेक हिम अर्लीस्ट टू द हॉस्पिटल, कॉल एन एम्बुलेंस, डोंट ट्राई एनी हीरोइक्स। सॉर्बिट्रेट अगर किसी के पास पड़ा हो या इमीडिएटली कहीं से अवेलेबल हो सके तो वो ज़रूर जबान के नीचे आप दे सकते हो, बट नथिंग दैट यू कैन डू या आप कुछ ऐसा कर दें हीरोइक, वो पॉसिबल। सर, एक मिथ ना बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस टाइम पे, मैं भी सोशल मीडिया पे 2-3 दिन पहले देख रहा था। कहा जा रहा है कि जो रेड वाइन होती है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। सच में मिथ है या फैक्ट है? ये अब धीरे धीरे इस मिथ को और लोग समझने लगे हैं। एक्चुअली इसका ये मिथ आया है वेस्टर्न पॉपुलेशन से। आई वुड से कि दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि इसमें एक जो वाइन इंडस्ट्री का बहुत रोल है इस मिथ को प्रोपोगेट करने में।
धीरे धीरे यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का एक गाइडलाइन आया है जिसमें ये मिथ को खारिज कर दिया गया है। जो पहले कहा जाता कि रेड वाइन या मॉडरेशन में वाइन लेने से हार्ट की प्रॉब्लम कम हो जाती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एब्स्टिनेंस कहा जाता है कि दैट इज़ द बेस्ट वे। ऑन अदर हैंड ये उतना डेंजरस नहीं है जितना स्मोकिंग है। सिगरेट का तो एक कश भी, इवन पैसिव स्मोकिंग, अगर आपकी कंपनी में लोग स्मोक किए जा रहे हैं और आप उसको इनहेल किए जा रहे हो, डेफिनेटली उसमें मेडिकल रिसर्च में कोई डाउट नहीं है कि वो आपको एक्सपोज करता है हार्ट की बीमारी की तरफ। मे बी दैट्स नॉट ट्रू फॉर वाइन, बट येस जो भी उसके और कई और किस्म के नुकसान हैं लिवर के, पैनक्रियाज से। सो इट कैनॉट बी अ जस्टिफिकेशन कि रेड वाइन से क्योंकि हार्ट अटैक से बच रहे हो तो आप बड़ा बढ़िया कर रहे हो कि आप वाइन पी रहे हो। दैट्स अ रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी। सर, अभी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, फर्स्ट या सेकंड लेवल का। उसके बाद बहुत ज़्यादा अलर्ट लोग हो जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? किन एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए जिनको हार्ट अटैक हो गया है, और किन्हें करना चाहिए? जिनको हो गया है उनको नॉर्मली जहाँ भी जिस भी डॉक्टर के संपर्क में आते हैं, उनको ये लाइफस्टाइल जो मैंने अभी आपको बताया, जो वैसे हर जगह अवेलेबल है आजकल गूगल की दुनिया में, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बच्चों को भी पता है। बट इसकी जागरूकता, या लगता है कि ये हमें तो नहीं हो सकता, ये किसी और को हुआ है, हमें तो नहीं हो सकता, सो दैट इज़ रॉन्ग। बट एक बार किसी को हो जाए तो वो सारी चीज़ें जो पहले से ही उन्हें करना चाहिए, लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन, उसमें खान पान, ऐसा जैसे मैंने पहले कहा, शाकाहारी भोजन दुनिया भर में इट्स प्रूवन कि दैट इज़ द सेफेस्ट फॉर द हार्ट। नॉन वेजिटेरियन अगर खाना ही है तो रेड मीट से बचना चाहिए, या अगर वाइट मीट हम चिकन फिश खाते भी हैं तो उसको उबाल के या इस किस्म से ना खाएं कि वो तेल मसाले से, जैसे हमारे देश में आमतौर पे चिकन को भी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और मसालेदार बना के ऑयली करके क्या खाया जाता है, उससे रुकें। मिनिमम हम कहते हैं 150 मिनट्स ऑफ एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी पर वीक इज़ रिकमेंडेड, बट एनी एक्टिविटी इज़ गुड। अगर आप थोड़ा भी चल रहे हैं तो आप अपने हार्ट के लिए एक उसको काफ़ी फ़ायदा दे रहे हैं। और ऑब्वियसली फिर आपने रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है। सर, एक केसेस और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके दिल में छेद होने की प्रॉब्लम हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं अभी। लेकिन मैंने एक केस और ऐसा पढ़ा जिसमें एक लेडी थी, उनकी एज 35 थी, और उनको जब उन्होंने टेस्ट कराया तब पता लगा उनके हार्ट में छेद है। तो ये दिल में जो छेद हो जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? ये अगेन जैसे जैसे हम लोग जागरूक हो रहे हैं और मीडिया, आप जैसे लोगों को जो ये नॉलेज जो पहले से ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए, सिर्फ उसी का ये मसला है। क्योंकि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो पैदाइशी मदर के वूम से ही जो होते हैं, उनका कोई इंसिडेंस बढ़ा नहीं है। बट जैसे जैसे हम लोग जानने लगे हैं, ये उजागर होने लगा है। ये जो होल्स होते हैं ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। उनमें से कुछ होल्स तो बिल्कुल जीवन को कैरी ऑन नहीं करा सकते, वो पैदा होते ही या विद इन अ मंथ अगर अनट्रीटेड रखा जाए तो दे लीड टू डेथ। कुछ होल्स हैं जो साइलेंटली पड़े रहते हैं, दे आर नॉट एज डेंजरस, बट वो भी लाइफ स्पैन को कम ज़रूर करते हैं। इसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है, ASD, जो कि आउट ऑफ द ऑल द होल्स इन द हार्ट सेफेस्ट माना जाता है। और अक्सर ये तीसरे या चौथे दशक में किसी और टेस्ट से, स्पेशली फीमेल्स में, कि प्रेगनेंसी के समय टेस्ट हुए, कुछ हुआ तो उसमें ECG या इको में कोई चेंजेस आए तो पकड़ा जाता है। लक्षण इसके कई बार 3, 4, 5 दशक तक पोस्टपोन होते रहते हैं। और हम इसको, सो अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ न्यू। ये पैदाइशी होल्स स्पेसिफिकली एक VSD होता है, ये सेफ होल्स कहे जाते हैं। बट यस, अगर इनका साइज़ बड़ा हो तो वो भी हमारे जान के लिए ठीक नहीं है, खतरनाक है। तो ऐसे में क्या हार्ट ट्रांसप्लांट जो हम करा लेते हैं वो सही रहता है अगर किसी के दिल में छेद है तो? क्या कराते हैं, सॉरी? हार्ट ट्रांसप्लांट? नहीं, ट्रांसप्लांट एक अलग चीज़ है। ट्रांसप्लांट की ज़रूरत छेदों को बंद करने में नहीं ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसप्लांट तो तब है जब आप कुछ नहीं कर सकते। इन होल्स को आजकल इवन बगैर सर्जरी के, जस्ट थ्रू अ पंक्चर, हम डिवाइसेस आते हैं जो उसको प्लग कर देते हैं। जी। बहुत सारे होल्स जिनका साइज़
बहुत बड़ा नहीं हो, मतलब 40 to 45 मिलीमीटर से कम के हों, अच्छा। उनके डिवाइसेस बंद हो जाते हैं। दे आर एज सेफ एज एनीथिंग, यू डोंट नीड कि आपको हार्ट को खोला जाए। अगर उसके बियॉन्ड भी हैं तो ये एक हार्ट सर्जरी है वो ओपन हार्ट किस्म की सर्जरी, बट बहुत ही सेफ सर्जरी है। और एक बार वो हार्ट सर्जरी या डिवाइस से बंद हो जाए तो ताउम्र बंद रहता है। ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रांसप्लांट सिर्फ उन लोगों को किया जाता है जिनका हार्ट कुछ इस किस्म से फैल गया है कि आप वापस उसकी पंपिंग नॉर्मल नहीं आ सकती। नॉट फॉर दी होल्स कैन बी ट्रीटेड ईजिली। सर ये कहते हैं कि जिन बच्चों को दिल में छेद होता है तो उनको चिकन खिलाना चाहिए, उससे वो हील हो जाता है। इज इट ट्रू? इस क्रम के जो आप मुझे एक सरप्राइजिंग ज्ञान दे रहे हैं, उसका एक और ये पहलू है, मैं ये कहूँगा। उसमें कुछ भी कर लें, कुछ खिला लें, कुछ दवाई कर लें, जो एक आर्टिफिशियल एक डिफेक्ट है, उसको आप आर्टिफिशियली इन चीज़ों से नहीं दूर कर सकते। यू हैव टू गो एंड प्लग इट, उसको आपको बंद करना है मैकेनिकली। तो क्या हेल्दी हार्ट के लिए बॉडी वेट को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है? इसको आप कैसे देखते हैं, मिथ या फैक्ट? इट्स अ फैक्ट, अ वेरी अंडररेटेड फैक्ट। बॉडी वेट स्पेशली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया गया है कि कुछ हमारी जो शरीर की रचना है जिसमें सेंट्रल वेट जो हमारे सो कॉल्ड टोन निकल आता है, वो हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब में और देशों के मुकाबले ज़्यादा पाया जाता है। इसके एक प्रॉपर क्राइटेरिया हैं कि कितने, एक इंडेक्स बना हुआ है कि इससे ज़्यादा है एब्डोमिनल फैट इज़ डेंजरस। और ये सिर्फ हार्ट के लिए नहीं है, ये किसी भी ऑर्गन में एक्सेस वेट कैन हैव प्रॉब्लम्स। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इनडायरेक्टली स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, सांस की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। सो ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए आप जो भी कदम उठाएं कम है। सो इसके लिए तो आपको सजग रहना चाहिए, खान पान एंड जो इनटेक ऑफ कैलोरीज़ है, जो बर्निंग ऑफ कैलोरीज़ है, उसमें कुछ यूँ सामंजस्य रहे कि एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैलोरीज बना रहे। सर हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए सुपर फूड क्या है? जैसे मैंने बताया, एक मेडिटेरेनियन डाइट कहा गया है, क्योंकि हमारे देश में ऑर्गेनाइज रिसर्च कम है तो हमें रिलाई करना पड़ता है वेस्टर्न लिटरेचर पे। सो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं कि हमें साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जो वहाँ पे एक डैश डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट पाया गया यूरोप में, उन सब का निष्कर्ष यही है जो हमारे वेदों पुराणों में बहुत अरसों से लिखा है हुआ है। एक शुद्ध, संयमित और टाइमली भोजन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें कोई सुपर फूड्स नहीं है। सिर्फ अगर आप लाइट एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेते हैं, एज फार एज पॉसिबल फ्रूट्स और जो किस्म किस्म के दालें, सो यू हैव टू बैलेंस योर डाइट, मिक्स्ड रहे हर चीज़, मिक्स्ड फ्रूट्स, मिक्स्ड वेजिटेबल्स। हर फ्रूट, हर वेजिटेबल में कोई एक ऐसा तत्व है जो दूसरे में नहीं है। सो दिस इज़ योर सुपर फूड, बैलेंस्ड, टाइमली, लाइट एंड फ्रीक्वेंट डाइट। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर किसी का हार्ट ब्लॉकेज 20 to 30% तक पहुंच जाता है तो क्या वो दवाइयों से ठीक हो सकता है? ठीक नहीं तो अगर वो गायब नहीं हो, बट वो कंट्रोल हो सकता है। इसको माइनर ब्लॉकेज कहते हैं। 70% से कम ब्लॉकेज को माइनर का दर्जा दिया है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही 100% सेफ़ है, बट ये पाया गया है कि जो आज के युग में जो दवाइयाँ हैं वो उसको उसी लेवल पे रोक देती हैं। सो कई स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि अगर वो कम भी कर सकती हैं ब्लॉकेजेस को, बट इफ़ इट इज़ बियॉन्ड 70-75%, आप उसको, उस खतरे को दूर नहीं कर सकते। सो एज फार एज योर क्वेश्चन गोज, एनीथिंग लेस देन 70% इज़ कॉल्ड अ सिक्योर और अ माइनर ब्लॉकेज, क्योंकि उन दवाइयों और उन चीज़ों के स्पेशली लाइफस्टाइल को इंक्लूड करते हुए कहें तो लाइफस्टाइल प्लस मेडिकेशन मिल करके यू आर ऑलमोस्ट एज सेफ एज द जनरल पॉपुलेशन। तो सर अब वक्त हो चला है इस पॉडकास्ट को ही ख़त्म करने का, तो मैं आपसे आपका कोई लास्ट मैसेज या कोई लास्ट टिप आपसे जानना चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो। जागरूक रहें, जो अभी तक कई मिथ्स आपने मेंशन किए उनसे बचें। गूगल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। ये वहाँ तक तो अच्छा है कि आप कहानियाँ सुनाओ दूसरों को, बट अपने और अपने परिवारजनों में कभी किसी को इस तरह की लक्षण पैदा हो जो एक्सर्शनल, सो रिस्क फैक्टर्स को समझें कि कुछ क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। हमें किसी एक भी रिस्क फैक्टर है तो मॉडिफाई करने की कोशिश करें। फिर भी अगर लक्षण पनपें तो उनको जल्दी से पकड़ के किसी फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से संपर्क करें और लाइफस्टाइल को
बिल्कुल हेल्दी और सात्विक रखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके इतने इंपॉर्टेंट टाइम के लिए, वैल्यूएबल टाइम आपने दिया, थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट सर, थैंक यू सो मच। होप इट वर्क्स। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा, बहुत अच्छी नॉलेज आज आपको मिली होगी, और दिल का मामला है तो दिल को स्वस्थ रखना भी आप समझ गए होंगे। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।